नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानी, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। फिलहाल जींद की जाट धर्मशाला में मौजूद हैं और आप चारों तरफ देख सकते हैं यहाँ पर बेरोजगार युवा यहाँ पर मौजूद हैं, एक्स सर्विसमैन यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी जो मुख्य समस्याएं हैं उनको लेकर आज ये जींद में इकट्ठा हुए हैं। क्या कुछ मुख्य समस्याएं हम एक्स सर्विसमैन यहाँ पर मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ मांगे उनकी सरकार से हैं। सर, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? गुड आफ्टरनून सर। हमारी मांग ये है कि सबसे पहले तो जैसे 56 और 57 नंबर ग्रुप की जो भर्ती हुई थी वो चाहे एक्स सर्विसमैन के लिए हो चाहे सर्विसमैन के लिए हो, इसको जल्दी से जल्दी पूरी की जाए। क्योंकि इसको एग्ज़ाम लिए हुए 8 महीने ख़त्म हो गए, 9वां महीना शुरू हो गया, जो कि 9 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद में भी जो एग्ज़ाम हुए थे 7 जनवरी और 14 जनवरी को उनका एग्ज़ाम डिक्लेयर करके ज्वाइनिंग भी करवा दिया गया है। तो इन बच्चों की क्या गलती है और साथ में एक्स सर्विसमैन उनकी भी कोई गलती नहीं है। इनके ऊपर डिसीजन ली जाए। 5 नंबर का जो मामला है उसको ख़त्म किया जाए। भाई जो भी हो, जो माननीय कोर्ट का आदेश है वो आदेश हमारे सराखों के ऊपर है, उसको मान के और रिजल्ट डिक्लेयर करके ज्वाइनिंग की जाए। और जो हमारा एक्स सर्विसमैन का मामला है वो ये था कि हमारे से पहले प्रायोरिटी डिपेंडेंट को दे रहे थे, तो डिपेंडेंट में तो पूरे यंग वर्ल्ड होते हैं और सारे मतलब हाईली एजुकेटेड होते हैं। तो उनके यदि उनको पहले हमारे से प्रायोरिटी दे दी गई तो फिर तो एक्स सर्विसमैन का नंबर कहीं बचता ही नहीं है, फिर तो बात ही खत्म है। ये सब कुछ मामला एक्स सर्विसमैन के ऊपर जो वैकेंसी दी जाती है, तो यही मामला है हमारी सरकार से। और माननीय जो नायब सैनी सिंह चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा है उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ टेक डिसीजन, डिक्लेयर द रिजल्ट एंड ज्वाइन द सर्विस एज सुन एज पॉसिबल। यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, कौन कौन से जिलों से यहाँ पर मौजूद हुए हैं फिलहाल? यहाँ पे मोस्टली सभी डिस्ट्रिक्टों से इकट्ठे हुए हैं और बहुत बार हो चुके हैं। और लेकिन तारीख पे तारीख मिलती जाती है, कोई भी इसका मतलब वो नहीं हो पा रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। आपका क्या नाम है और आप यहाँ पर पहुँचे? रविंदर फौजी भाई, एयरफोर्स से रिटायर हूँ, 2 साल हो गए, भिवानी से आया हूँ। आज यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा आपका? कार्यक्रम तो भाई ये बीजेपी का ऑफिस में जाऊँगे भाई, इनके खिलाफ जाएंगे सारे 56 का दे रहा हूँ मैं पेपर। या पॉलिसी नई सी बना दी कि डिपेंडेंट आधी प्रायोरिटी दे दी फौजिया तक पहले, जबकि पूरे इंडिया में आज तक कहीं भी कोई भी ऐसी भर्ती नहीं हुई जिसमें ये होया हो। गलत बनाया इसने, किसी अफसर ने जानबूझ के या गुस्ताखी करी है और ना इनकी कोई फाइल फूल दी, जानबूझ के कर रखी है किसी बीजेपी अफसर। दफ्तर में जाएंगे, प्रदर्शन होगा या वहाँ पर किसी से मीटिंग है आपकी? मीटिंग का तो मन नहीं पता, वो तो जो ये भाई अपने दंगे हो रही इन्हें पता होगा, हम तो वो हैं बस। क्या ज्ञापन वगैरह भी दिया जाएगा डीसी महोदय को? सर, बीजेपी ऑफिस में जाएंगे, अपना ज्ञापन देंगे। हम एक सर्विसमैन हैं, हमने 56-57 ग्रुप का पेपर दिया है, लेकिन हमारा डीएसएम और ईएसएम का बीच में वो दोनों को उठा दिया है। हमारा ईएसएम की प्रायोरिटी हमें पहले मिलनी चाहिए क्योंकि सर्विस हमने की है, और इन्होंने बीच में डीएसएम ने बीच में केस करके हमारा जो बीच में रुक गई है वो वैकेंसी हमारी। तो सरकार ईएसएम को का पक्ष रख नहीं रही है और हमारी बातें सुन नहीं रही है सर। यहाँ पर बीजेपी दफ्तर में आप जाएंगे, पैदल प्रदर्शन होगा या कैसे, क्या जाएगा? पैदल जाएंगे सर। किससे वहाँ पर मिलेंगे, किससे ज्ञापन देंगे आप? अब ऑफिस में जाएंगे सर, अपना ज्ञापन देंगे हम। सर, आप पहुँचे हैं तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, ऐसा है, हम हरियाणा के एक्स सर्विसमैन हैं और एक तराजू के तखड़े में तोल रखे है। डीएसएम होता है डिपेंडेंट ऑफ ईएसएम, यानी उसका लड़का, उसका बच्चा, उसकी वाइफ हो सकती है। और ईएसएम होता है जो वहाँ पे सरहद की रखवाली करने वाला आता है, वो ईएसएम होता है। और वहाँ पे इन्होंने एक पॉलिसी बनाई है जिसके अंदर डीएसएम और ईएसएम को एक कंपटीशन के अंदर एक तराजू के अंदर तोल दिया है। अब जो 17, 18, 20, 22 साल नौकरी करता है, सरहदों के ऊपर है, वो जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, किसी कॉलेज से जुड़ा हुआ है, किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ है, उसके साथ में कैसे कंपटीशन करेगा? और फिर एक्स सर्विसमैन के कोटे में बड़ा अजीब सा है, एक्स सर्विसमैन के कोटे में एक्स सर्विसमैन 80% अपने कोटे से बाहर हो गया। और जिनको प्रायोरिटी भी नहीं होती, लास्ट में सरकार ने एक सम्मान के रूप में ईएसएम के साथ में डीएसएम को जोड़ दिया था कि ईएसएम की अगर वैकेंसी खाली जाती तो उनके बच्चों को मिल जाए। और वो जो सम्मान है, वो सम्मान इतना भारी पड़ रहा हमें कि वो 80% उसके अंदर जा करके उनका ग्राफ जो है पूरे कोटे का उन्होंने कवर कर दिया। 80% एक्स सर्विसमैन बाहर है, और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार सीएस ऑफिस में जा करके हम ये ज्ञापन दे चुके हैं। और वो मैं बोलता हूँ वो फाइल ही ढूंढ के दिखा दो जिससे वो पॉलिसी बनी थी। वो बोलते हैं वो कोई फाइल ही नहीं है, तो अगर फाइल ही नहीं है, वजूद ही नहीं है, तो फिर पॉलिसी कैसे बनी? और पॉलिसी बनी तो हमारी सरकार से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारे अधिकारों का जो है हनन हो रहा है, और हम इस प्रदेश के वासी हैं, पहले से ही हमें कोटा प्रदेश की बुनियाद पे ही मिला हुआ है, तो हमें अपने कोटे से बाहर करने की चेष्टा न करें।
हमारा सरकार से और कोई विरोध नहीं है। पहले मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे हरियाणा प्रदेश के, अब नायब सिंह सैनी बने, क्या उम्मीद लगती है आपको? नायब सिंह सैनी से हम मिल चुके हैं। रोहतक प्रोग्राम के अंदर हमारे परवीन सर है, उन्होंने पूरा ब्रीफ किया था, उनको पूरा मैटर बता दिया था, ज्ञापन उनके हाथ में दिया था। लेकिन दिक्कत ये है कि वो पॉलिसी सेम एज इट इज़ वैसी ही पड़ी है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और हमें तो एक चीज़ का और भय है, हमारी सुनवाई तो अब तक एक बार भी नहीं हुई। वैसे तो 17-18 जो हियरिंग हुई है उसके अंदर 1-2 बार ही सुनवाई हुई, इसकी सुनवाई सरकार करती नहीं है, लेकिन हमारी तो एक बार भी नहीं हुई। हम कहाँ जाएं? अभी आप बात कर रहे थे, आपसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी के दफ्तर में जाएंगे, वहाँ पर किससे मिलेंगे, कुछ बात हुई आपकी? देखिए ऐसा है, बीजेपी दफ्तर में हमारी किसी से बात नहीं हुई, और ये तो एक रोष प्रकट करने का एक तरीका है। और अगर बच्चे चल रहे हैं वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा दफ्तर के बाहर? नहीं, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, तो एक गुजारिश है बच्चों की कि सरकार को आईना दिखाने की कोशिश है। सरकार को आईना दिखाने की कोशिश है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होता है। सबसे बड़ा मुद्दा अगर इस देश में है तो जब आप प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, जब वहाँ पर आपको पता नहीं है किससे मिलना है, तो किस प्रकार सरकार की तरफ मतलब मांगों को ऐसा पहुंचाया कुछ जाएगा? नासमझी वाला काम कहीं नहीं है। ये बच्चे बड़े पढ़े लिखे हैं, और मेरे ख्याल में सरकार में अगर कोई भी बैठा है इनके बराबर, अगर ये टेस्ट दे करके देख ले, अगर वो इससे ज़्यादा अगर क्वालिफाई कर देता है, इससे ज़्यादा अगर वो मार्क्स ले पाता, तो ये पढ़े लिखे सब जवान, लेकिन बेरोजगारी ही नहीं इन्होंने मजबूर कर रखा है यहाँ बैठने के लिए। ये वहाँ पहुँचेंगे, जाएंगे, पूरा प्रदेश की जनता देख रही है। हमारा सरकार से कोई विरोध नहीं है। हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सरकार, लोकतांत्रिक सरकार का ये एक तरीका होता है कि उसके प्रदेश के अंदर लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाना उसका काम होता है। किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं है। हम उनको वोट देंगे और वो हमें रोजगार देंगे। सरकार तो दावा कर रही है कि हमने रोजगार दिए। पिछले 5 साल में ये इतने जन खड़े हैं। पिछले 5 साल में मेरे ख्याल में ग्रुप डी के सिवाय और कोई भर्ती कंप्लीट हुई नहीं। और वो जो ग्रुप डी 18,000 जो वैकेंसी है उसके अंदर 80,000 पूरा नहीं हुआ अभी, उसके अंदर 11,000 लगभग हुआ है। लेकिन वो जो पहले 8,000 वैकेंसी नहीं, वो जो 18 में वैकेंसी ग्रुप डी की भरी थी वो सब खाली हो चुकी है, क्योंकि वो जो बच्चे हैं जो उस टाइम के वो एग्ज़ाम दे करके दूसरी भर्तियों में सेट हो चुके हैं। ये सिर्फ उसी को फिलअप करने के लिए एक भर्ती हुई थी, कोई नई भर्ती नहीं हुई है। आप यहाँ पर पहुँचे हैं तो आपकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से? सरकार से हम उम्मीद ही लगा के आ रहे हैं सर। बाकी जैसा सरकार चाहेगी, मुझे तो लगता नहीं कि सरकार कुछ करेगी, क्योंकि पिछले जब 10 साल में ही कुछ नहीं कर पाई तो अभी 1 महीने में 2 महीने में क्या करेगी। और ऐसा मेरे को लगता नहीं कि आगे फिर इनको हम दोबारा चांस दें ऐसा काम करने के लिए। तो देखो अभी क्या होगा कह सर। रहे हैं कि सरकार ने 10 साल में कुछ नहीं किया। राम मंदिर तो बनाया ना। राम मंदिर से किसका भला हो गया? आप बताओ, राम मंदिर से किसका भला होगा सर? आप एजुकेशन दो ना, आप रोजगार दो, आप स्कूल खोल लो। एक राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर से क्या होगा सर? आप मेरे को ये बताओ। सरकार तो जब भी मतलब जनता के बीच में जाते हैं या उनके नेता जाते हैं, वाहवाही लूटने का काम करते हैं, तो ये कुछ मुद्दे हैं उनके, उनको मतलब गिनाने का काम करते हैं। ये बीजेपी सरकार सर हिंदू मुस्लिम राम मंदिर इनके ऊपर ही घुमा रही है, बाकी रोजगार नहीं दे रही। आप नए जवानों को रोजगार दो। मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि बिना पर्ची बिना खर्ची रोजगार देने का काम किया। अभी दो बिना खर्ची नो भर्ती। देखो सर, पिछली बार 2014 में आई, 4 साल इन्होंने कुछ नहीं किया। 2018 में एक डी ग्रुप की भर्ती निकाली इन्होंने, उसके ऊपर वोट लिए। मतलब जो बच्चे JBT, CTET, STET करके वो चपड़ासी लगेंगे, उनके ऊपर ये दोबारा देख लो 56-57 का क्लियर कर नहीं रही, डी ग्रुप कर इन्होंने पहले निकाल दी। मनोहर लाल खट्टर साहब ने ये बोला था कि 29 तारीख को 29,000 वैकेंसी फुल करेंगे। कहाँ गई 29,000 वैकेंसी? ये खट्टर साहब ही चले गए, है ना। चेयरमैन साहब को भी ले गए। वो उन्होंने ये बोला था पहले C ग्रुप की क्लियर करेंगे, उसके बाद D ग्रुप की क्लियर करेंगे। इन्होंने तो पहले D ग्रुप की क्लियर कर दी। भाई साहब एक चीज़ और, फौजियों के मैटर पे शर्म की बात है कि भाई जो फौजी भाइयों को बाहर कर दिया CT के दौरान, और वो ऐसा कॉलम है H कॉलम 9 मार्च 2022 की पॉलिसी के अंदर जो H कॉलम आया है, कोई भी अगर पॉलिसी बनती है गवर्नमेंट की, उस पॉलिसी के अंदर नीचे से लेकर CM तक फाइल जाती है। CM साहब के अप्रूवल होने के बाद में कोई कॉलम जुड़ता है राज्य सैनिक बोर्ड की परमिशन के साथ। ये कॉलम ऐसा जुड़ा है, इसके हम 12 सितंबर से मीटिंग करी थी हमने चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल जी के साथ। उस मीटिंग के बाद से लेकर आज तक उस जो ये कॉलम H कॉलम ऐड हुआ है, इसका आज तक CS ऑफिस में HRD ब्रांच में कोई फाइल नहीं मिली। और जवाब क्या है, IS जो भी अफसर बैठे हैं वो क्या बोलते हैं,
कि भाई फाइल गुम है, तो जो कॉलम ऐड हुआ है उसकी फाइल कैसे गुम होगी? बिना फाइल के कॉलम कैसे ऐड कर दिया? जो हरियाणा के जो फौजी भाई हैं, खून के आंसू रो रहे उस एच कॉलम की वजह से, जो कभी भी नहीं हुआ। एक सरकार के खुद के ऑफिस में अगर एच कॉलम जुड़ता है, बाहरी आदमी आके एच कॉलम जुड़वा देता है। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है, जैसे आपकी उम्मीदें हैं सरकार से, आपकी मांग है, अब विधानसभा चुनाव कुछ टाइम बाद होगा, 5-6 महीने बाद चुनाव होगा हरियाणा में, अब लोकसभा चुनाव चल रहा है, नेता वोट मांगने के लिए आते हैं, उनसे मांग रखते हैं आप? हम सभी नेता के पास जा चुके हैं, अरविंद शर्मा के पास भी गए हैं, और वहाँ पे जितने भी जो अपने सीएम साहब हैं, खट्टर साहब से भी मिले, नायब सिंह सैनी साहब को भी मिल के मैंने भी दिया, सभी बंदों ने दिया क्या है। उम्मीद लगती है आपको? उम्मीद हमारी जीरो उम्मीद है। जब चीफ सेक्रेटरी साहब ने, अगर मान ले एक सीएम साहब अगर 5 बार बोल देते हैं कि भाई ये कॉलम हटा दो, खुल्लर साहब आज की डेट में बिल्कुल पावरफुल है। खुल्लर साहब के पास में सारे फौजी भाई गए, घर के आगे सुबह से शाम तक रुके, 4 बार गए खुल्लर साहब के पास। खुल्लर साहब ने सीएम साहब से रिक्वेस्ट करके ओके करवा दिया। कितनी संख्या आपकी पूरे हरियाणा में एक्स सर्विसमैन की जो इस समस्या से जूझ रहे हैं? ये कम से कम 11 से 12 हज़ार फौजी भाई हैं जो इसमें इफेक्टिव हो रहे हैं। और 57 में 56-57 में टोटल 3240 फौजी भाई पास हुए हैं, 8000 कुछ ने एग्ज़ाम दिया था। तो इस पॉलिसी के आने से 3240 में से 2900 कुछ, यानी कि 3000 के आसपास फौजी भाई बाहर हो गए इस कॉलम की वजह से। फौजी भाई गए कोर्ट में 1 अगस्त को, जब उनको बाहर कर दिया कोर्ट में, कोर्ट ने उनको एग्ज़ाम में बिठाया। तो हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि सीएस ऑफिस में जो इसको एच कॉलम को हटाने की फाइल पड़ी हुई है, कम से कम उसको हटाया जाए, कॉलम को, उसके ऊपर एक्शन ले और फौजी भाइयों के साथ न्याय किया जाए। आप यहाँ पर पहुँचे, एक्स सर्विसमैन है, कितनी उम्र है आपकी और सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? मेरी 44 ईयर्स उम्र है और मैं एक सर्विसमैन हूँ। मैं किसी के लिए नहीं आया, मैं अपने बच्चों के लिए आया हूँ। मेरे बच्चे 15-15 घंटे पढ़ते हैं, हमने कोई टेस्ट नहीं दे रखा और हम अपने बच्चों के लिए आए स्पेशल। ये एक सर्विसमैन के साथ ही खड़े हैं और उम्मीद ही सरकार से। बच्चे आए हुए यहाँ पे? हाँ, मेरे बच्चे भी आए हुए हैं, मिसेज भी आई हुई, पूरा परिवार आया हुआ है। तो साथियों आप देख सकते हैं जींद की जाट धर्मशाला में फिलहाल मौजूद हैं और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन हैं। और हम बता दें आपको, आज जींद में अनेकों संगठन युवा हैं यहाँ पर मौजूद हैं, रोजगार के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इनकी जो समस्याएं हैं सरकार को लेकर, वो यहाँ पर आज विरोध प्रदर्शन करेंगे, पैदल मार्च निकालकर बीजेपी दफ्तर की तरफ ये रवाना होंगे। जाट धर्मशाला में आप फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर युवा मौजूद है, पूरे हरियाणा भर से यहाँ पर युवा पहुँचे हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। हम बात करें, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन भी पहुंचे हैं। जो 56-57 भर्ती है उसको लेकर इन्होंने बताया कि 8000 के करीब एक्स सर्विसमैन ने टेस्ट दिया था, जिसमें से 3240 फौजियों ने उस टेस्ट को पास किया। और हम आपको बता दें, फिलहाल इन्होंने बताया पूरे हरियाणा भर में 12 से 13 हज़ार के करीब एक्स सर्विसमैन हैं जो समस्या से जूझ रहे हैं। आज की हम बात करें तो पूरा हरियाणा, पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरे देश में नंबर 1 बेरोजगारी पर है। और सरकार के जो दावे होते हैं रोजगार को देने के कि हमने रोजगार दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 होता जा रहा है। आप फिलहाल जाट धर्मशाला की लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, किस प्रकार यहाँ पर युवा पहुँचे हुए हैं, एक्स सर्विसमैन पहुँचे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर आज प्रदर्शन करेंगे। टीजीटी भर्ती के युवा भी आज यहाँ पर पहुँचे हैं, सीईटी के भर्ती के जो युवा हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, एक्स सर्विसमैन यहाँ पर पहुँचे हैं। मतलब अनेकों जो समस्या से जूझ रहे हैं युवा, अलग अलग भर्ती को लेकर, अलग अलग मुद्दों को लेकर यहाँ पर पहुँचे। अब देखने वाली बात है जो हरियाणा सरकार है इन युवाओं की, एक्स सर्विसमैन की समस्याओं को सुनेगी या नहीं सुनेगी, वो भी देखने वाली बात है। साथियों आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं अमनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।